नमस्कार दोस्तों। देश की 272 नामचीन हस्तियों ने चुनाव आयोग के पक्ष में बयान देकर एक ओपन लेटर लिखकर राहुल गांधी पर तगड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने देश की संवैधानिक संस्था को बदनाम करने की साजिश रची है। राहुल गांधी और विपक्ष के जहरीले बयानों से चुनाव आयोग के मान सम्मान को ठेस पहुंचा है और तमाम तरह के आरोप लगाए हैं कि कैसे इंटेलेक्चुअल्स, अपोजिशन लीडर्स और ऐसा तबका देश में चुनाव आयोग को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा बन रहा है। और जिन नामचीन हस्तियों ने यह ओपन लेटर जारी किया परसों, उसमें 16 रिटायर्ड जज हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, 14 इसमें राजदूत एम्बेसडर रहे फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स हैं और 133 डिफेंस ऑफिसर्स। लेकिन उसके बाद, उनके बयान देने के बाद यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्ष के नेताओं की तरफ से और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल रिसर्चर की तरफ से वो जो 272 लोग हैं उस लिस्ट में, उनके बारे में, उनकी कुंडली और उनका इतिहास खोलकर सोशल मीडिया पर कल से बताया जा रहा है। देश को उनकी अतीत और उनके कारनामे के बारे में जानकारी दी जा रही है और सबूत के तौर पर बहुत सारी जानकारियां आ रही है कि कैसे उनमें से बहुत सारे लोग, भले ही उनका तमगा या उन पर ठप्पा लगा है कि वो आईएफएस थे, आईएएस थे, आईपीएस थे, लेकिन उनका रिश्ता मोदी से, मोदी सरकार से, बीजेपी से, वीएचपी से या सत्ताधारी दल से जुड़े संगठनों से या उनसे जुड़े एनजीओ से रहा है। इसको लेकर बहुत सारी जानकारियां आ रही है। तो इसी जानकारी और उन 272 लोगों के अतीत के बारे में जो सवाल उठे कि जो हमला करने वाले लोग हैं राहुल गांधी पर, क्या उन्होंने कभी चुनाव आयोग के मंसूबों पर सवाल उठाया? चुनाव आयोग ने जिस तरह से बीते कुछ सालों में बर्ताव किया, सलूक किया, या चुनाव आयोग पर जिस तरह से धोखाधड़ी के आरोप लगाए, क्या उस पर कभी सवाल उठाया? चुप्पी साधी। वो लोग स्क्रीन पर आप उन्हें देख रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की सीनियर लीडर है, प्रवक्ता है, आज खास तौर से उन्हें बुलाया है क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत ने लगातार उन जजों के बारे में, उन आईएफएस, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में, उनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में, उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में, बीजेपी से और सत्ताधारी दल से उनके रिश्तों के बारे में लगातार खुलासे किए हैं। मेरे हाथ में सुप्रिया श्रीनेत जो लगातार ट्वीट कर रही है एक्स पर, वो प्रिंट आउट है लगभग 17-18 पन्नों में और इनमें 100 से ज्यादा लोगों के नाम है उस 272 की लिस्ट में से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी शामिल है। तो सुप्रिया श्रीनेत बजाय इसके कि जवाब देने के कि भाई इतने संगीन आरोप इन लोगों ने राहुल गांधी पर लगा दिए कि आप संवैधानिक संस्था को बदनाम कर रहे हैं, आप उन्हें बीजेपी की बी टीम कर रहे हैं, आप एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लगा रहे हैं, तो जवाब देने की बजाय, आत्मचिंतन करने की बजाय आपने उन 272 लोगों की कुंडली या उनका अतीत या उन पर आरोप, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप, वो बीजेपी से जुड़े, आप उन लोगों ने उनकी पोल खोल शुरू कर दी। नमस्कार अजीत जी, आपको, आपके दर्शकों को। सर्वप्रथम जवाब हमें नहीं देने, जवाब चुनाव आयोग को देने हैं। चुनाव आयोग के सामने राहुल गांधी जी ने आरोप नहीं लगाए, राहुल गांधी जी ने सबूतों और साक्ष्यों के साथ चुनाव आयोग के सामने चुनावों में हो रही गड़बड़ी, वोट चोरी के सबूत रखे हैं। डायरेक्ट सवाल पूछे हैं, डेटा मांगा है। चुनाव आयोग ना सवाल का जवाब देगा, ना डेटा देगा, ना वोट चोरी पर कुछ बोलेगा, कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हीरो बनेंगे। ये नहीं हो सकता है। इस देश की एक स्वायत्त संस्था पर जिम्मेदारी है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की, और अगर उसमें गड़बड़ी हो रही है और नेता प्रतिपक्ष या इस देश का कोई भी व्यक्ति उस पर सवाल उठा रहा है, उसका जवाब आना चाहिए। मुझे इस बात का दुख है कि ये जो 272 लोग हैं, असल में ये लोग देश के उच्च पदों पर कार्यरत रह चुके हैं। लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि इन 272 लोगों की जमात में एक भी पुराना चुनाव आयुक्त नहीं निकला, चुनाव आयोग में काम करने वाला एक व्यक्ति नहीं निकला। इसमें आईपीएस, आईएएस, राजदूत, ऐसे तमाम लोग निकल रहे हैं। ये अपने कार्यक्षेत्र के अलावा चुनाव आयोग को बचा रहे हैं। अरे भाई, रॉ के प्रमुख संजीव त्रिपाठी जी बताए कि कैसे पहलगाम से लेकर दिल्ली तक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। आईपीएस अधिकारी आंतरिक सुरक्षा पर जो खतरा मंडरा रहा है उसके बारे में बताए। जो राजदूत है वो हमारी फेल्ड फॉरेन पॉलिसी पर बात करें। बजाय उसके ये 272 लोग नेता प्रतिपक्ष की निंदा कर रहे हैं और चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं। और असलियत ये है, और ये कहकर मैं अपना आपके पहले सवाल का जवाब का अंत करती हूं। ये 3 कैटेगरी के लोग हैं। इसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं
जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और उसकी एक लंबी फहरिस्त है, मैं नाम के साथ अभी आपको बताऊंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो आरएसएस, अजीत डोभाल की विवेकानंद फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों से जुड़े हुए हैं, और कुछ इसमें से लोग ऐसे हैं जो ग्रेव करप्शन चार्जेस, भयंकर भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी हैं, और वो चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग का बचाव कर रहा है, और जो व्यक्ति लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहा है उस पर हमला कर रहा है। मैं यहां पर जिक्र शुरू करती हूं लक्ष्मी पुरी जी से करना। हरदीप पुरी जी की पत्नी है, अम्बेसडर रह चुकी है, 28 साल, 15 साल यूएन में, उसके पहले 28 साल इंडिया की राजदूत रही। वो कौन सा चश्मा पहन के राहुल गांधी जी को देख रही है? हरदीप पुरी जी जिस तरह की वाहियात बातें करते हैं सरकार को बचाने के लिए, उससे ज्यादा वो कर रही है। इसमें एक व्यक्ति है और इनका मैं खास तौर से जिक्र करना चाहती हूँ, अम्बेसडर योगेश गुप्ता इनका नाम है। आज अपना ट्विटर टाइमलाइन ये डिलीट करके अकाउंट भाग गए, नहीं तो ये व्यक्ति घर में ढाने लायक व्यक्ति नहीं है। इतनी वाहियात, इतनी गंदी सेक्सुअल कमेंट्स करता है ये व्यक्ति महिलाओं की पिक्चरों पर। ये राहुल गांधी जी के खिलाफ चिट्ठी लिख रहा है, और उसके बाद में क्रमबद्ध तरीके से आपको जरूर बताना चाहती हूँ, इसमें पूर्व जस्टिसेस हैं, इसमें वो लोग हैं जिन्होंने औपचारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन करी है। तो ये लोग किस हैसियत से, किस ऑब्जेक्टिविटी से इस पर बोलना चाहते हैं? और अगर आप चाहिए तो मैं भी बोल सकती हूँ, नहीं तो आपके इस क्वेश्चन के बाद मैं क्रमबद्ध तरीके से उन लोगों का नाम जरूर लेना चाहती हूँ जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है आज की तारीख में, और उन नहीं, पर चर्चा नहीं हो आप रही है। बताइए, जी आप हाँ। बताइए, इसलिए कि जब जब ये चीजें मुख्य धारा के चैनल पर ऐसे चलने लगती है कि हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, आर्मी वेटरन्स या एम्बेसडर्स या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, जिसमें फॉर्मर डीजीपी, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, जी हाँ। जी हाँ। 272 लोगों ने राहुल गांधी पर आरोप लगाए और चुनाव आयोग के साथ खड़े होने की अपील की कि हम सिविल सोसाइटी के तौर पर चुनाव आयोग के साथ खड़े दिखते। तो ये सामने, अगर आपको लगता है और आपके पास एविडेंस है, क्योंकि आप जो बोल रही हैं उसकी जिम्मेदारी जी हाँ, आपकी है, ये सारी बातें कांग्रेस बिल्कुल ने है। कही है, आप जिम्मेदारी लेकर अगर बता सकती हैं तो दर्शकों को पता चलना चाहिए। मैं आपको 10 नाम गिना देती हूं यहां पर। लक्ष्मी हम्म, पुरी जी का नाम मैंने बता दिया, योगेश गुप्ता जी का नाम मैंने बता दिया। अब जस्टिसेस की बात करते हैं। जस्टिस पीएन रविंद्रन, इन्होंने भाजपा ज्वाइन करी। संजीव त्रिपाठी जी, फॉर्मर रॉ के चीफ, इन्होंने भाजपा ज्वाइन करी। अय्यर कृष्ण राव, आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे, इन्होंने भाजपा ज्वाइन करी औपचारिक तौर पर। भास्वती मुखर्जी, इंडिया की फॉर्मर एम्बेसडर रही, भाजपा की सदस्य है। टीपी सेन कुमार, फॉर्मर डीजीपी केरला के रहे, भाजपा के सदस्य हैं। निर्मल कौर, फॉर्मर डीजीपी झारखंड की रही, भाजपा की सदस्य है। बीएच अनिल कुमार, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी कर्नाटका के, भाजपा औपचारिक तौर से ज्वाइन करी, सदस्यता ग्रहण करी। भास्कर राव, एडिशनल डीजीपी कर्नाटका में रहे, भाजपा ज्वाइन करी। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स, मोदी जी के साथ भाजपा ज्वाइन करी, गुलदस्ता देते हुए तस्वीरें हैं। मेजर जनरल पीसी खरबंदा, भाजपा के सदस्य हैं, उनके तौर पर कभी एएनआई को, कभी किसी और को बाइट्स भी देते हैं। तो जो लोग भाजपा के सदस्य हैं वो प्रतिष्ठित कैसे हैं? क्योंकि इसमें एक लंबी फहरिस्त तो उनकी है जो भाजपा के सदस्य हैं, फिर एक लंबी फहरिस्त है जो आरएसएस और इन सब चीजों से संबंधित है, फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर घोर भ्रष्टाचार के आरोप है। अब मैं सेकंड कैटेगरी की बात करती हूँ क्योंकि वो बात करनी जरूरी है। वो कौन लोग हैं जो आरएसएस वगैरह से संबंधित है? इनके नाम आप सुन लीजिए। विवेकानंद फाउंडेशन से संबंधित लोग हैं। प्रभात शुक्ला, भारत के पूर्व में राजदूत थे, आज विवेकानंद फाउंडेशन में है। अनिल त्रिगुणायत, पूर्व में राजदूत रह चुके, आज विवेकानंद फाउंडेशन में। सबको पता है विवेकानंद फाउंडेशन अजीत डोभाल की है। कौन नहीं जानता कि इंडिया फाउंडेशन में अजीत डोभाल का लड़का मैनेजिंग बोर्ड में है। वहां पर अशोक मित्तल, जो पूर्व इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, वो इंडिया फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड पर है। मेजर जनरल ध्रुव कटोच इंडिया फाउंडेशन पे है। वीरेंद्र गुप्ता, जो पूर्व में राजदूत रह चुके, वो आरएसएस से जुड़ी जो एनजीओ है अंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद, उसके सदस्य हैं। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, और इस पर मैं, इन पर तो मैं 2 मिनट अभी बात करूंगी, ये आरएसएस के जो अधिवक्ता प्रकोष्ठ होता है, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, उसके सदस्य हैं। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता विश्व हिंदू परिषद की तमाम मीटिंग्स में जाते हैं, तमाम तस्वीरें हैं। आदर्श गोयल जी से ही बात शुरू करते हैं जब बात हो ही रही है। आदर्श गोयल जी 2001 में अधिवक्ता थे, और उसके बाद वो 2001 में उनका नाम आया न्यायमूर्ति बनने के लिए। उनकी फाइल को क्या नारायणन जी ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अरुण जेटली जी तब लॉ मिनिस्टर थे, उसको डिफेंड किया गया, दूसरी बार गया, वो न्यायमूर्ति बन गए।
लेकिन वो आरएसएस से संबंधित व्यक्ति है। उनका लड़का खट्टर सरकार में 1.5-2 लाख रुपए महीने के पाता था, शायद नितिन या निखिल गोयल नाम है, वो एडिशनल वहां पर अटर्नी बनाए गए थे। तो ये सब लोग ऑब्जेक्टिव बातें कर रहे हैं क्या? ये बीजेपी के सदस्य है, आरएसएस से संबंधित है, इनका तो काम है राहुल गांधी जी को अटैक करना। और अब एक थर्ड कैटेगरी है, और उसके बारे में सुनिए आप। ये वो कैटेगरी है जो लोग भयंकर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। इनके ऊपर ये बड़े बड़े पदों पर रहे, अपने क्षेत्राधिकार के सर्वोच्च पदों पर रहे, और इनके ऊपर जबरदस्त रिश्वत लेने के या भ्रष्टाचार के या स्कैम्स में आरोपी पाए जाने के सबूत है। मैं स्टार्ट करती हूं जस्टिस एसएन ढींगरा से। ये एक अदालत में अपॉइंट हुए थे, कोर्ट अपॉइंटेड ऑब्जर्वर थे। उसी कंपनी के ऑब्जर्वर बने जो कंपनी, निजी कंपनी, इनकी बेटी को 15 लाख रुपए महीने का वेतन देती थी। उसके बाद आते हैं दीपक सिंघल पर, यूपी काडर के आईएएस ऑफिसर, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी। ये गोमती रिवर फंड के 1500 करोड़ के घोटाले में इनका नाम पाया गया। फिर आते हैं एलवी सुब्रमण्यम, ये फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश के हैं। इनके खिलाफ सैंक्शन हो चुका है। एपीआईआईसी और एमआर का जो रियल एस्टेट का घोटाला है, उसमें इनका नाम है। आरएन सिंह, राम नारायण सिंह, मिर्जापुर के रहने वाले, यूपी के डीजीपी पद से रिटायर हुए। इनके घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी, 3 करोड़ से ज्यादा तो इनका कैश निकला। ये लिख रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी। फिर आते हैं एके मोनप्पा, फॉर्मर सेक्रेटरी कर्नाटका के। इनका नाम केपीसीसी स्कैम में और इनका नाम बीडीए म्यूचुअल फंड स्कैम में आता है। ये आरोपी, ये पाठ पढ़ा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष को, ये बचाव कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का। फिर आते हैं रमेश जाल्की, पुराने प्रिंसिपल सेक्रेटरी कर्नाटका के। इनका ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस में आरोपी पाए गए। और फिर मैं बात करती हूँ बीके सिंह की, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर। इनका नाम भी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट में आता है। इनके पास 2 फ्लैट, 1 प्लॉट, 2 घर, आधा किलो सोना, कितना ही पैसा निकला। तो ये सब लोग जब लोकतंत्र में बजाय लोकतंत्र का बचाव करने के, जो व्यक्ति लोकतंत्र में आपके मताधिकार के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है उसका पर्दाफाश कर रहा है, तो ये बोल रहे हैं ये वो लोग हैं जो या तो बीजेपी में हैं या बीजेपी से संबंधित है या इनका क्विड प्रो को है। इनके जो मामले चल रहे हैं उसमें इनको राहत चाहिए, तो बीजेपी के कहने पर ये चिट्ठियां लिखी जा रही है। अगर इनमें से एक व्यक्ति ने भी लिखकर उस चिट्ठी में यह कहा होता कि संगीन आरोप लगे हैं, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए, इतने आरोप लगे हैं, इतने साक्ष्य सामने आ रहे हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति, और ये सम्मानित लोग कहे जाते हैं, इनमें से एक भी प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कुप्रतिष्ठित है मेरे अकॉर्डिंग, उसको यह चिंता नहीं है कि भारत के लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनमें से एक ने भी आवाज उठाई कि कैसे बिहार में बीजेपी के लोग एक से ज्यादा जगह वोट डाल रहे थे। इनमें से एक ने भी मणिपुर में जब लड़कियां नोची गई बोला था। इसलिए मुझे इनकी नियत खोटी और इनकी जो बदनीयत से लिखा हुआ पत्र है उस पर गुस्सा आता है, क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाने की बात है। आप लोकतंत्र के हत्यारों के साथ खड़े हैं। स्क्रीन पर दर्शकों के लिए मैं चिट्ठी का वो खास हिस्सा दिखा रहा हूं, जो चिट्ठी क्या ओपन लेटर है पब्लिक के लिए, कि देश के नागरिकों तक जानकारी देने के लिए, मीडिया के लिए, कि हम सिविल सोसाइटी के वरिष्ठ नागरिक गहरी चिंता करते हैं कि भारत का लोकतंत्र बलपूर्वक नहीं बल्कि बुनियादी संस्थाओं के खिलाफ बढ़ते जहरीले बयानों की वजह से खतरे में है। और इस तरह से बहुत सारी बातें कि ड्रामेटिक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत भड़काऊ और बिना सबूत के आरोप लगाए जा रहे हैं। चिट्ठी अंग्रेजी में है, उसका हिंदी तर्जुमा हमारे सहयोगी ने किया है। और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर, चुनाव आयोग पर, उसकी ईमानदारी पर, उसके रिपुटेशन पर प्लान करके साजिशन अटैक हो रहे, इस पर उन्होंने चिट्ठी लिखी। और खास तौर से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का जिक्र किया और राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया है, या राहुल गांधी पर हमला किया है कि उन्होंने दूसरी अपोजिशन पार्टियां, कई सीनियर लीडर्स, लेफ्टिस्ट एनजीओ और उन सब की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर और इस तरह से अटेंशन सीकर बनकर चुनाव आयोग के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। अब कुछ बातें सुप्रिया श्रीनेत ने की। एक पॉइंट
जो मैंने परसों वीडियो किया था, मैं भी कह रहा हूं कि अगर वो कहते हैं ना कि अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग के खिलाफ ये बयान गलत है, तो 4 साल 5 साल में चुनाव आयोग पर जो संगीन आरोप लगे, उन आरोपों की जांच की बात आपने कभी नहीं की। चुनाव आयोग के मंसूबों को लेकर कई सवाल उठे, आपने उस पर बात नहीं की। चुनाव आयोग ने एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से जल्दबाजी में एसआईआर की शुरुआत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने 8 बार 9 बार सुनवाई के बाद आखिरकार उन्हें आधार को मान्य या 12 डॉक्यूमेंट मानने को मजबूर किया। उस पर कोई कुछ नहीं कहा। एसआईआर को लेकर बहुत सारी बातें आई, कुछ नहीं कहा। और एक खास बात जो सुप्रिया ने कही, मैं सिर्फ उसको इंडोर्स करते हुए आगे बढ़ाता हूं कि देश के कई चुनाव आयुक्त, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी भी शामिल हैं, आज भी हैं, इंटरव्यू देते हैं, मीडिया से बात करते हैं। उनमें से किसी आदमी से बात नहीं की गई, यहां तक कि लवासा जो चुनाव आयुक्त थे, तो ऐसे और उनके बयान नहीं है या उनके नाम उस चिट्ठी में नहीं है 272 में, तो ये सवाल उठता है। लेकिन उसके साथ सवाल सुप्रिया ये है कि ठीक है, आपने उनमें से बहुत सारे लोगों के ट्रैक रिकॉर्ड निकाल दिए, या इसलिए कि वो बीजेपी की पक्षधरता कर रहे हैं, या इसलिए कि आपको लगता है उन पर करप्शन के चार्जेज हैं, वो इस वजह से बीजेपी के करीब हैं या मौजूदा रिजीम के करीब हैं, या इसलिए कि बीजेपी से जुड़े संगठन, चाहे कोई ट्रस्ट हो, चाहे कोई एनजीओ हो, चाहे कोई फाउंडेशन हो, उससे जुड़ गए हैं इसलिए। लेकिन ये बात भी है कि भाई चुनाव आयोग पर जो लगातार राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये लगेगा, जिस तरह से मीडिया दिखाता बताता है, कि कांग्रेस अब सिर्फ आरोप लगाने वालों पर आरोप लगाकर अपने सवाल से बचना चाह रही है, बजाय इसके कि जिस तरह से चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश हो रही है उस पर जवाब देने के। अजीत जी, 5 नवंबर को राहुल गांधी जी ने हरियाणा में जो चुनाव प्रणाली के साथ अनियमितताएं हुई उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने उसी दिन खर्रा लिख के ट्विटर पे कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। हम लोग तो 21 तारीख को बात कर रहे हैं, 16 दिन हो गए, कहाँ है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है ना, कैसे जवाब दे रहा है चुनाव आयोग। ज्ञानेश कुमार जी आते हैं, कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कलम तोड़ते हैं, हलफनामा तो देना होगा, वो पिक्चर के डायलॉग बोलते हैं। अरे ज्ञानेश कुमार जी, आपको टैग कर करके लोगों ने लिखा है कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके पूर्व सांसद पहले दिल्ली में, फिर हरियाणा में, फिर कर्नाटका में वोट डालकर बिहार में वोट डाल रहे थे। आप कान में रुई डालकर क्यों बैठे हुए हैं? आप आंखों पर पट्टी बांध के क्यों बैठे हुए हैं? आपका क्या काम है? देखिए अजीत जी, इन सब बातों का जो फलसफा है वो एक है, और वो फलसफा ये है कि ये चुनाव आयोग का या राहुल गांधी का कोई निजी झगड़ा नहीं है। ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मुद्दा नहीं है, ये वोट चोरी का मुद्दा है। एक संवैधानिक संस्था है जिसका नाम चुनाव आयोग है, जिसका काम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना है। अगर वो ये चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तो ताला लगा दीजिए चुनाव आयोग पर। चुनाव आयुक्त की फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए या उनकी शायरी सुनने के लिए थोड़ी चुनाव आयोग बना है। चुनाव आयोग का गठन निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए हुआ है। अगर बिहार में 5 लाख वोटर ऐड हो गए बिना फॉर्म फिल किए, अगर 5 लाख से ज्यादा अभी भी डुप्लीकेट वोटर जो एसआईआर सो कॉल्ड कहीं इसके बाद थे, तो कैसे, किससे सवाल पूछा जाएगा? सवाल राहुल गांधी से पूछा जाएगा या सुप्रिया सुले से पूछा जाएगा या फलाने दल से पूछा जाएगा? ये सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी है चुनाव कराना, और वो उसको कटघरे में बजाय वो खड़ा ना हो। लोग यहाँ पर बचाव कर रहे हैं। अरे अब ये आते सामने और कहते, मैं इन सब लोगों की तब दाद देती जब ये सामने आते और कहते कि गलत हो रहा है, ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, और फिर आप चलिए कुछ कहते। आपने वो बिल्कुल ही मतलब उसको वेरी कर दिया, जो इशू है उस पर आपका ध्यान ही नहीं है। ये कैसे लोग हैं? ये लोकतंत्र के हत्यारे। इन्होंने सत्ता की मलाई खूब चाटी और अब फिर से सत्ता का बचाव करने के लिए मैदान में कूद पड़े। ये मोदी जी और उनके 272 चोरों की कहानी है। अब ये कह रहे हैं, ये लोगों की चिट्ठी में एक हिस्सा है कि हार से उपजी कुंठा और बेबसी है कि जनता से कनेक्ट करने की बजाय आप लोग चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। जैसा सुना कि आप दिल्ली में आप लोग फिर से एक बार रैली करने वाली हैं, तो हार के लिए जनता को जिम्मेदार मानिए या जनता से कनेक्ट ना होने को जिम्मेदार मानिए? आप सब चीज को समेट कर सिर्फ चुनाव आयोग को जिम्मेदार मानना चाहती हैं?
अब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो बीजेपी की गोदी में बैठे हुए हैं, बीजेपी के सदस्य बनकर, या अम्बेसडर्स जो इतनी गंदी सेक्सुअल कमेंट्स लिख रहे हैं, लिचड़ई कर रहे हैं, ठरकी बुड्ढों से तो हमें नहीं, बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर ज्ञान चाहिए कि हमें जनता से कैसे कनेक्ट करना है। हमारा वोट शेयर देख लीजिए आप, तो मुगालते में लोग ना रहे और हमें बेकार का ज्ञान मत दे। जो भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं और कुछ राहत के बदले ये सब चिट्ठियां लिखने को तैयार है, वो हमें ज्ञान मत दे कि हमें कितना कनेक्ट रहना है। ये फैसला कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी दल करेंगे। लेकिन असलियत ये है कि राहुल गांधी जी बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, बिना किसी समझौते के, पूरी निडरता से और पूरी शिद्दत से इस मामले को उठा रहे हैं और इससे खलबली मची हुई है। ये लोग कठपुतलियां हैं, ये लोग पॉन्स हैं, दे आर पॉन्स, दे आर नॉट पीपल। ये नरेंद्र मोदी, बीजेपी, अमित शाह के वो लोग हैं जिनको बोला गया चलो आज चिट्ठी लिखो, अपनी उपयोगिता दिखाओ। जब ये 19-19, 20-20 अम्बेसडर एक साथ आकर बीजेपी ज्वाइन करते तो इनकी क्या उपयोगिता है? ये किसी काम के तो रह नहीं गए बीजेपी के लिए। तो इनकी उपयोगिता ये है कि जब संस्था घेरे में है, शक के दायरे में है, कटघरे के घेरे, सवालों के कटघरे में है, तो उसको बचाओ। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछना चाहती हूँ, 140 करोड़ के देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पे। इन 272 लोगों की क्या हैसियत है चुनाव आयोग को बचाने की, जरा मुझे ये समझाइए आप। और वो तब जब इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये सब बीजेपी से या तो थोड़ा प्रसादी पाए हुए हैं या प्रसादी की लालसा में। ये बीजेपी का जो रोजगार एक्सचेंज होता है पोस्ट रिटायरमेंट, उसकी लालसा के लोग हैं। इनकी कोई उपयोगिता नहीं, इनकी उपयोगिता इसी तरह की चिट्ठियां लिखना है। अब ये बताइए, चलिए इस पर बहुत बातें हुई, 2-3 सवाल और, चूंकि आप शायद दिल्ली से बाहर भी हैं, कि एसआईआर को जी, हमें लेकर क्या नाराजगी है। आप लोग रामलीला मैदान में या दिसंबर के पहले हफ्ते में फिर से कोई बड़ी सभा करने वाली हैं? क्या है उसका प्रारूप, कुछ तय हुआ है? बिल्कुल करने वाले हैं। हम लोगों की आशा है कि हम दिसंबर में इस पर एक बड़ी सभा करेंगे दिल्ली में, और सभा इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि ये जन जागरण का मुद्दा है। लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। मैं आज महाराजगंज में हूँ, मैं जहां जा रही हूँ लोग कहते हैं हमारे रिश्तेदार बिहार में हैं, हमारे तमाम जानने वाले बिहार में, इस तरह का रिजल्ट आ ही नहीं सकता था। ये मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। जिस तरह का एसआईआर हो रही है और एसआईआर के नाम पर जिस तरह की वोटर फ्रॉड, वोटर धांधली हो रही है, वो नहीं हो सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता चाहती है कि हम पुरजोर तरीके से बात को, मुद्दे को उठाएं, सरकार को घेरे और इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे और उसको जवाब देने के लिए मजबूर करें। तो उसमें चाहे आपके साथ ये इंटरव्यू करना हो, चाहे सोशल मीडिया पे लिखना हो, चाहे मीडिया में इस पे चर्चा करनी हो, जितनी थोड़ी बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया कर पाएगा, या फिर उसमें रैलीज हो, सभाएं हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, हम वो सब चीजें करेंगे क्योंकि जनता की ओर से ये मांग आ रही है, जनता की ओर से ये डिमांड है, जनता के मन में सवाल है। सुप्रिया, अब चुनाव नतीजे बिहार के आए, 1 सप्ताह हो गए, अब तो सरकार भी बन गई, नीतीश कुमार 20 साल बाद फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री भी बन गए, शपथ का समारोह भी हो गया, और अब एक बार उस सरकार की ताजपोशी हो गई जिस सरकार और उस पार्टी से आप लोग बुरी तरह से हारे। लेकिन अब आप अगर एसआईआर को ही मुद्दा बनाकर फिर आप आगे रणनीति बनाती है, तो बहुत सारे लोगों को लगा, या मुझे भी लगा, बिहार में घूमते हुए एक जरूरी मुद्दा जरूर था, चाहे एक का वोट कटे तो भी विपक्ष को आवाज उठाना चाहिए, और एक पत्रकार के तौर पर मुझे भी जो मैंने कहा और किया। लेकिन वो वोटर के लिए मुद्दा नहीं बन पाता है, जिनका कटता है उनको छोड़कर, और बिहार में इतना बड़ा मुद्दा नहीं हुआ, बन ही नहीं पाया। चुनाव का मुद्दा मैं बार बार करूं, वोट का, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फिर से एक बार जोखिम मोल ले रही हैं कि बहुत दूसरे मुद्दे छोड़कर आप एसआईआर तक ज्यादा जोर लगाकर सीमित हो रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं कि हम एसआईआर के अलावा किसी और मुद्दे को उठा नहीं सकते। मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम एसआईआर के साथ-साथ तमाम मुद्दे उठाएँगे। देखिए, एसआईआर का मुद्दा सिर्फ जिनका वोट कर दिया उससे जुड़ा हुआ नहीं है। एसआईआर का मुद्दा अंततोगत्वा इस देश की नागरिकता का मुद्दा होगा। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 326 आर्टिकल, अगर आप इस देश के नागरिक हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और स्वरूप है, सूची है आपकी, तो आप वोट देने के हकदार है। और अगर आपका वोट कट रहा है तो कल को आपकी नागरिकता पर, कल को आपकी जमीन जायदाद पर, कल को आपके वोट अधिकार पर, कल को आपके तमाम जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, उन सब से आप बेदखल हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस देश के नागरिक ही नहीं है, अगर आप वोट ही नहीं दे पा रहे, तो आपका आपका वजूद क्या है? हम प्रजा थोड़ी है, हम इस देश के नागरिक हैं, और नागरिक होने के नाते हम लोकतंत्र में सरकार चुनते हैं, और अगर उस हक से वंचित किया जाएगा तो वो मुद्दा रहेगा। मैं इससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं कि वो बिल्कुल मुद्दा नहीं था। मुझे ऐसा लगता है हर चुनाव में बहुत सारे मुद्दे बनते हैं।
बिहार में पलायन भी मुद्दा था, बेरोजगारी भी मुद्दा था और बाकी आगे भी हमारे हाथ तो किसी ने बांधे नहीं हुए। हर चीज मुद्दा रहेगी, लेकिन सबसे पहले ये तो सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वोट का अधिकार मत छिन जाए लोगों से। और खास तौर से जो गरीब, पिछड़े, दलित वर्ग के लोग आते हैं या माइनॉरिटीज के लोग हैं, इनसे न छिन जाए। अब आखिरी सवाल, चूंकि बीच में डिस्टरबेंस भी है सिग्नल का, एक सप्ताह चुनाव के नतीजों के हो गए। हमने आपसे उस दिन भी बात की थी जिस दिन नतीजे आ रहे थे दोपहर में, और ये अप्रिशिएट करूंगा कि वैसी हार के बाद, वैसे बुरे नतीजे के बाद बहुत बार लीडर और स्पोक्स पर्सन बातचीत करने से बचते हैं, लेकिन आपने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। मुझे अंदेशा हो रहा था कि ये जो नतीजे हैं उसके बाद सुप्रिया शिनेत या कांग्रेस लीडर्स कैंसिल कर सकते हैं लाइव, लेकिन आप आई तो अच्छी बात है, अप्रिशिएट करने की बात है। लेकिन 7 दिन बाद चिंतन हुआ होगा, पार्टी में मीटिंग हुई खड़गे साहब और सीनियर लीडर्स की, क्या आपका आउटकम है? क्या आपको लगा क्यों इतनी बुरी तरह से बिहार में हारे? सर्वप्रथम तो मैं राहुल गांधी की सिपाही हूँ, तो मैं डर कर या हार की वजह से भागने वालों में से नहीं हूँ। थोड़ी बहुत वीरता मुझ में मेरे पिताजी की वजह से, तो मैं घबरा के भागती नहीं हूँ। मैंने आपको अपना वर्ड दिया था कि हम करेंगे, तो चाहे हम जीतते या हारते, मैंने शो किया और मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने मेरे साथ इंटरव्यू किया। देखिए, हमारी बैठक हुई, बहुत सारी बातें मैं साझा कर सकती हूँ, बहुत सारी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक ब्रॉड कंसेंसस जो है उसमें कोई दो राय नहीं है कि वोट चोरी इस देश में हो रही है। ब्रॉड कंसेंसस में कोई दो राय नहीं है कि 20 साल की सरकार के बाद 93% स्ट्राइक रेट किसी कीमत पर नहीं आ सकता है बीजेपी का। एक ब्रॉड कंसेंसस सबके दिमाग में ये है कि हमें वोट चोरी का मुद्दा उठाना है, साथ ही साथ बाकी मुद्दे भी उठाने जो देश के सामने है। आने वाले दिनों में हम और पुरजोर तरीके से विपक्ष की आवाज को मजबूत करेंगे, मुद्दों को उठाएंगे और वोट चोरी को लोगों तक पहुंचाएंगे। ये सिर्फ उन लोगों की बात नहीं है जिनका वोट खत्म हो जाता है, क्योंकि वो, आपकी बात सही है कि बहुत लोगों में उनकी संख्या कम होती है। ये एक्चुअली देश की बात है। आज उनका कटा, कल को आपका कट सकता है। मैं महाराजगंज में आई हूँ, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात खत्म करती हूँ। यहाँ पर दहशत है लोगों के मन में कि हमारा वोट ना कट जाए। बीएलओ फॉर्म देकर चला गया, किसी को पता ही नहीं है कैसे फॉर्म भरना है, कैसे नहीं भरना है। कई गांवों में बीएलओ आया ही नहीं, उसने वहां पे भर के बैठकर अपने मन से भर दिया। तो बहुत सारी इस तरह की दहशत, इस तरह का संशय लोगों के मन में है और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को सतर्क रहने की, सावधान रहने की, अपने वोट को बचाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया शिनेत। चूंकि अब एसआईआर यूपी में हो रहा है, मैं रहने वाला बिहार का हूं, लेकिन वोटर मैं यूपी का हूं। मैं भी इंतजार कर रहा हूं, अभी मेरे पास फॉर्म आया नहीं, लेकिन उसकी मियाद जब तक है तब तक वोटर के तौर पर मैं भी चाहूंगा हो कि सकता है एसआईआर आपका का हिस्सा। फॉर्म भर दिया जाए, तो आप जरूर अपना फॉर्म मंगा लीजिए। हो सकता है आपका फॉर्म भर दिया जाए, तो जरूर मैं फॉर्म मंगा इसलिए लीजिए। इंतजार कर रहा हूं दूध का कि जलाल अभी आज तक, भी फूक फूक के पीता है। अभी 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 तक आया नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन अभी चलिए, अभी 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया शिनेत इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।